तो दोस्त, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पहले चेर वंश को ख़त्म किए, फिर पांड्य वंश, फिर चोल वंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, चोल वंश को ख़त्म कर दिए हम लोग। अब हम लोग संगमकालीन जो इसका आर्थिक जीवन थे उसके बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो संगम काल सूती वस्त्र के लिए क्या किए थे, फेमस था। मसाला के लिए फेमस था, मोती के लिए फेमस था, कृषि के लिए और पशुपालन के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। ठीक है, इस समय के सूती वस्त्र पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। कहने का मतलब जो पांड्य वंश के चोल वंश के जो थे सूती वस्त्र पूरे विश्व में क्या थे, फेमस थे। अब हम उसके समकालीन क्या संगमकालीन व्यापार के बारे में जानेंगे लोग। ये छोटा छोटा टॉपिक है जिसको हम लोग इसी वीडियो में क्या करेंगे लोग, कवर कर लेंगे। संगम काल में रोम से सर्वाधिक व्यापार होते थे। कहने का मतलब जब संगम काल था उस समय सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होते थे, तो रोम से होता था। ठीक है, तमिलनाडु के अरिकामेडु से रोम का सर्वाधिक व्यापार होता था। यानी पंडुचेरी तमिलनाडु में एक जगह था अरिकामेडु, जिसको पंडुचेरी के नाम से बोला जाता है। उस समय क्या वहाँ से सर्वाधिक व्यापार कहाँ से होता था, तो रोम से होता था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लोग संगम कालीन जाति व्यवस्था के बारे में कि संगम काल में जाति व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो संगम काल में उत्तर भारत के विपरीत ज्ञात व्यवस्था थी, विपरीत ज्ञातिक व्यवस्था थी, यानी उल्टा व्यवस्था था। ठीक है, उत्तर भारत के यहाँ सामंत तथा दास में समाज बटा हुआ था। कहने का मतलब सामंत और दास, आप बताए ना, सामंत और दास। दास तो आप लोगों को पता है कि जो दूसरे घर काम करता है, और सामंत, तो यही दोनों इसी में क्या हुआ था, ये राज्य बांटा हुआ था चोल कि एक तरफ सामंत, एक तरफ दास। ठीक है, यहाँ वर्ण व्यवस्था, उच्च नीच की जाति व्यवस्था नहीं थी। कहने का मतलब यहाँ पे चोल वंश में उच्च नीच की कोई जाति की व्यवस्था नहीं है कि ये निम्न जाति का है, ये उच्च जाति का है। अब आइए इसके धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं लोग। किसके जीवन में, तो धार्मिक जीवन के बारे में कि चोल वंश के धार्मिक जीवन, संगम वंश के धार्मिक जीवन कैसे थे। तो संगम काल में सबसे प्रमुख देवता मुर्गन थे। कौन थे, मुर्गन थे। ठीक है, जिन्होंने वर्तमान में सुब्रमण्यम कहा जाता था। अब भी उनको किस, सुब्रमण्यम के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रमुख देवता कार्तिज्ञ थे, जिसे हम लोग क्या होते हैं, गणेश जी के भाई थे कार्तिज्ञ। यहाँ पे लिख लीजिए, पाई लिखा गया, भाई होंगे। ठीक है, क्या थे, जो कार्तिज्ञ थे गणेश जी के भाई थे। अब संगम काली, अब उसके अर्थ बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है, संगम काल के बंदरगाह के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट जान लेंगे लोग कि संगम इसका बंदरगाह की थी, कैसा था। ठीक है, देखिए संगम काल में तीनों वंश के पास अपने अपने बंदरगाह थे। ठीक है, कितने, तीनों वंश के पास। देखिए चेर वंश, चेर वंश के पास बंदरगाह था, उसे बंदर चेर के नाम से जाना गया था। कौन सा, बंदर चेर। ठीक है, जो चोल बंदरगाह था उसे पुहार या उरई के नाम से जाना जाता था। पांड्य वंश का जो बंदरगाह था उसे सालीपुर या कोरकाय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये बंदरगाह का नाम है। ठीक है, चोल वंश में जो बंदरगाह थे पुहार या उरई, पांड्य वंश में जो बंदरगाह थे उसे सालीपुर या कोरकाय। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग संगम कालीन साहित्य के बारे में जानेंगे लोग। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए हैं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं, तो तमिल भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, जब संगम कालीन तमिलनाडु में हुआ था तो उसका भाषा तमिलनाडु न होगा, किस भाषा में होगा, तमिल भाषा में न होगा। देखिए इन्होंने तलिकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं, यानी कहने का मतलब जो तली भाषा में लिखा गया था उसे तलिकम या द्रविड़ साहित्य भी कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला तोल्काप्पियम, इसका संबंध व्यापार से था। तोल्काप्पियम का संबंध किससे था, तो व्यापार से था। दूसरा तिरुकुराल या कुराल, तो इसका संबंध साहित्य का बाइबल। कहने का मतलब ये तमिल में साहित्य के बाइबल के नाम से जाना जाता है। कौन, तिरुकुराल या कुराल। ठीक है, जीवन चिंतामणियम मणि, इसका संबंध जैन धर्म से था। जो जीवक चिंतामणि था इसका संबंध किससे था, तो जैन धर्म से था। देखिए इसकी रचना तिरुत्तक देवर है। कौन था, तिरुत्तक देवर है। कौन, किसकी रचना, तो
जीवन चिंतामणिम की जो जैन धर्म से थे इसकी रचना। ठीक है, अब हम लोग चौथा है शिल्पादिकारम। क्या है? शिल्पादिकारम। इसका संबंध जैन धर्म से है। शिल्पादिकार का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। इसमें निपुर की कहानी है। किसकी कहानी है? निपुर या पायल की कहानी है। इसमें तमिल काव्य का इलियट भी कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियट कहा जाता है किसको? शिल्पादिकारम को। ठीक है, देखिए राजा कोलन अपनी पत्नी कनगी को छोड़कर माधवी नामक नर्तकी के प्रेम में फंस गए और अपने धन को लुटाने के बाद उसे पश्चात होता है और अपनी पत्नी के पास लौटते हैं। उसकी पत्नी कनगी ने उससे अपना एक पायल दिया जिसे बेचकर वे मदुरई में व्यापार प्रारंभ किया, किंतु कोलन पर मदुरई की रानी की पायल चुराने का आरोप लगा दिया गया और उसे फांसी दे दी गई। कहने का मतलब जो राजा कोलन थे, कहने का मतलब कनगी को उनकी पत्नी थी जिनका नाम क्या था? कनगी। क्या नाम था? कनगी। इसको इन्होंने छोड़ दिया और एक नर्तकी थी, कौन? माधवी नामक नर्तकी थी, उसके प्रेम में फंस गए और उस पर क्या करे? पूरे धन तन पूरा लुटा उटा क्या हुआ? फिट हो गए। जब ये पूरा लुटा दिए, भिख मांगा हो गए, तब इन्हें एहसास हो गया अरे भाई मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, वो तो लेके चली गई, जा सनम जा, मैं तो लूट गया, हाय रे दैया। तो जब इसको ये अपने एथी का एहसास हुआ तो इन्होंने फिर अपने पत्नी के पास आया। किसके पास? कनगी। तो कनगी ने एक पायल रखी थी और उस कनगी ने अपने पति को उस पायल दिया और पायल से वो क्या बेचकर अपना व्यापार शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिन के बाद मदुरई की रानी की एक पायल के चोरी के नाम में क्या किया गया? कोलन को फांसी दे दिया गया। जैसी करनी वैसी भरनी। कोलन की पत्नी कनगी ने श्राप दे दिया जिसने मदुरई शहर नष्ट हो गया। और कोलन की जो पत्नी थी कनगी ने क्या किया? श्राप दे दिया, क्योंकि उसके पति को फांसी दे दिया था लो और चोरी के इंजाम लगा दिया था लो, जिसके कारण वो श्राप दिया और मदुरई शहर क्या हो गया? तहस महस यानी नष्ट हो गया, शकुरशुंड और भुकुरबुंड हो गया। ठीक है, पांचवा है मणि में खले। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें कोलन तथा माधवी से उत्पन्न संतान मणिखेलम की चर्चा है। यानी कहने का मतलब जो जिससे प्रेम वो किए थे, कोलन माधवी से प्रेम किए थे, उनकी जो संतान हुआ था उसकी चर्चा है, जिसने अंततः बौद्ध धर्म अपना लिया था। और आगे चलकर उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। कहते इसकी रचना नार द्वारा किया गया था। कहने का मतलब जो इसका रचना हुआ था किसका? मणिखेलम का रचना। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? शीतलय सनार के द्वारा किया गया था। इसे तमिल काव्य की उड़ीसा भी कहा जाता है। कहने का मतलब तमिल जो काव्य है उसे किस? उड़ीसा भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप लोग का क्या हुआ? चेर चोल और पांड वंश खत्म हो गया। आप लोग अपना नोट्स बनाइए और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।